आपको कॉलर माइक की तो नहीं जी नहीं 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 रास्ते में फिर लड़के वालेकुम थैंक यू क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा लेक्चर लास्ट क्लास में मूवमेंट और कर्टोसिस तक कंप्लीट हो गया था कंप्लीट नहीं हुआ था अच्छा ठीक है उसको फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन देखिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मिनी टैब स्टार्ट करते हैं आपके साथ वालेकुम अस्सलाम ओके ये हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है मिनी टैब जो आज हमें देखना है और ये देखना है कि किस तरह वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो पिछले 1.5 महीने से हम अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन अब इसके अंदर क्या है जी आपका कोई सवाल है बेटा अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं तो पूछ लें स्क्रीन शेयर है आप लोगों के सामने नजर आ रही है यस सर यस सर ठीक है अच्छा जनाब
लिसन ऑल क्लास, ये एक डेटा सेट है। आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ से अज्यूम करें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अब आपने उसको रन कर दिया। अच्छा, रन करने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स हैं जिनको आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर के जल्दी बैठो। सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज करने का मतलब यह है कि अब हम इसके ऊपर हैंड ऑन कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पर दो तरीके हैं। एक प्रोसीजर तो ये है कि मैं डेटा सेट्स डाउनलोड करूं और उनको ले जाके सॉफ्टवेयर की ग्रिड के अंदर, ग्रिड का मतलब ये जो मैट्रिक्स बना हुआ नजर आ रहा है, इसमें ले जाके पेस्ट कर दूं। और दूसरा तरीका ये है कि उस फाइल को, जो फाइल है आपकी, उस फाइल को मिनीटैब फाइल की एक्सटेंशन के तौर पर सेव कर दूं। तो नेक्स्ट टाइम वो जी बेटा, तो सवाल है आपका बेटा? माइक साफ कर दे बेटा अपने। ओके क्लास, फिर ऑप्शन देखते हैं दोबारा से। देखिए, ये एक डेटा सेट है, आप लोगों के सामने है। ये डेटा सेट दो वेरिएबल्स हैं इसमें, टॉर्क और मशीन। ठीक है, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि डेटा सेट कौन सा है। हम तो ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी एरे गिवन है तो उसमें ये कहता है टॉर्क 24 है, 14 है, 18 है, 27 है, और इसकी कोई 100 एंड समथिंग वैल्यूज है, ये कोई 68 वैल्यूज है। तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी एरे गिवन होगी 68 ऑब्जर्वेशन की, तो आप उस पर कुछ वर्किंग करेंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, क्लास इंटरवल्स डिफाइन करेंगे, फिर क्लास इंटरवल डिफाइन करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के बाद उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, मॉड कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल एंड व्हाटएवर सो ऑन। ठीक है, तो वो जो लेबोरियस वर्क है, वो वर्क अब आपको यहाँ नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आपने करना क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, एक तरीका यह है कि हम एक्सेल में डेटा रखें और उसको लाके पेस्ट कर दें। मैं फिर बंद करता हूं, दोबारा समझाता हूं। ये देखिए, ये हमने रन किया और रन करने के बाद ये देखिए इस तरह से ब्लैंक नजर आ रहा है, सॉफ्टवेयर रन हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद मैं डेटा लाना चाहता हूं यहां ताकि उसको एनालाइज करूं। तो डेटा मैंने किसी और सोर्स में सेव किया हुआ है, लेट सपोज किसी और सोर्स में सेव किया हुआ है। तो मैं उस सोर्स पे जाऊंगा, एक्सेल मैंने ओपन किया, एक्सेल में सेव किया हुआ थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें। ठीक है,
बेटा अभी एक एक करके स्टेप्स बताऊंगा ना, आगे तो चले पहले। ठीक है, ये डेटा मैंने यहां से कॉपी किया और वापस लाके एक्सेल के अंदर पेस्ट कर दिया, सॉरी मिनी टैब के अंदर पेस्ट कर दिया। हो गया यहाँ तक। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, जहां जो बैठे हैं, क्लियर है? कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ ले। क्लियर है सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना क्या है, गौर से देखिएगा। स्टैट्स पे गए, ऑप्शन ऊपर नजर आ रहा है आपको। आप लोगों ने किया हुआ तो नहीं है ये काम? सर हम ये सॉफ्टवेयर पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, नो सर। हाँ सर आप बताएं, आपको क्यों लग रहा है कि हम किया? आप लोगों के फेसेस देख के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आता है आप लोगों को। स्टैट पे गए, ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पहला ऑप्शन है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैट मुझे क्लास चाहिए, क्लास के बाद देख लूंगी, क्लास के बाद देख लूंगी। पराठा नहीं खाऊंगी, पराठा नहीं खाऊंगी। क्लास हो जाए फिर मैं आपको बता दूँ। शाम का मैं खुद बना लूंगी, अभी नहीं करो, अभी मैं क्लास ले लूंगी, पता नहीं मैं खाऊंगी। आप नाश्ता कर लें, उसके बाद आ जाइएगा। अच्छा जनाब, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे गए, आगे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, एक बॉक्स आएगा आपके सामने। आगे कह रहा है ये डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेन नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट पेन, वहां वेरिएबल आ रहा है। कॉलम नंबर 1 के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? टॉर्क। ठीक है, तो ये कहता है वेरिएबल है ना, ये तो हम मानते हैं कि ये वेरिएबल है। हम इस वेरिएबल टॉर्क को डबल क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल्स के कॉलम में यहां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहता है बाई वेरिएबल है कोई? बाई वेरिएबल मतलब इस वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड कोई और वेरिएबल है? तो नथिंग, अभी तो नहीं है कोई वेरिएबल, हम तो सिर्फ टॉर्क को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लिक करता हूं, इसको कर दिया। जो स्टैटिस्टिक्स क्लिक हुआ है, वालेकुम सलाम, उस पर देखो डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक एक करके ऑप्शन पढ़ो। पहला कौन सा ऑप्शन है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैलकुलेट नहीं की उन्होंने, चेक नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गई तो वेरिएंस की जरूरत नहीं, लेकिन हम वेरिएंस पे भी चेक लगा दें। ठीक है, अगला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, लास्ट क्लास में यही तो किया हमने इतनी डिटेल में, इस पे भी चेक लगा देते हैं। ट्रिम्ड मीन, ये जाहिर है मीन कैलकुलेट होने के बाद उसका फर्दर जो मीन कैलकुलेट होता है ट्रिम्ड मीन, वो हमने पढ़ा भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है उसकी, ये सब आते जाएंगे अभी। सम, पूरे डेटा का सम, पूरे डेटा का सम देख लेते हैं, चेक लगा देते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज एंड नॉन मिसिंग, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताओ जो मिसिंग है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताओ जो, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बताओ जो मिसिंग है, जो नॉन मिसिंग है। मतलब समझ लो क्या होता है इसका। फर्स्ट करो, तुम्हारे पास 68 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से कुछ 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। हाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक पड़ा हुआ है। हाँ, स्पेस खाली है, वो मैं तुम्हें एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। जीरो नहीं होगा ना, सुनो तो, मैं तुम्हें एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। सपोज करो ये एयर है और ये रेवेन्यू है, नजर आ रहा है ना? स्क्रीन शेयर है ना ऑनलाइन? जी सर। जी सर। जी सर। हम यहां बनाते हैं 2000, 2001, 2002, 10 इयर्स का बना लेते हैं लेट सपोज, या 15 इयर्स का बना लेते हैं। यहाँ रेवेन्यू 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 3 बिलियन, 2 बिलियन,
ये एक मिसिंग है, फिर 5 बिलियन, 6 बिलियन, फिर एक मिसिंग है, फिर एक मिसिंग है, 8 बिलियन। अब तुम गौर से देखो, तुम्हारे पास डेटा मिसिंग है 2005 का, नहीं है, नहीं हुआ, कंपनी ने जिस सॉफ्टवेयर में रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखा था सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, सिस्टम खराब हो गया, जो रजिस्टर था वो मिस हो गया, कंपनी ने उस साल चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं, मिसिंग है ना डेटा। अब जब मिसिंग है तो इस तरह के डेटा को वहां सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि भाई इतनी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे पास टोटल 16 ऑब्जर्वेशन है और 16 में से 3 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, ठीक है। ये एक बड़ा मसला है, इस मसले को हम कहते हैं मिसिंग डेटा है। मिसिंग डेटा का मतलब फिर अब हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो हमें पहले तो ये बताना होगा कि मिसिंग डेटा है कौन कौन सा, कहाँ, कितने पॉइंट्स मिसिंग है। फर्ज करो तुम्हारे पास 500 पॉइंट्स है, उसमें से 250 मिसिंग है, डेटा बेकार है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और एक प्रोसेस होता है स्टैटिस्टिक्स में इंटरपोलेशन का, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वो जो मिसिंग डेटा है उसको एस्टिमेट करके फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं उसकी, और वो मिसिंग डेटा को फिल करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसकी भी एक तरीका होता है कि हम ये देखते हैं लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था, नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू है, और उसका कुछ आपस में कनेक्शन बना के एवरेज वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो इंटरपोलेशन के थ्रू हम मिसिंग डेटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट हमें इस बात की जरूरत होती है कि हमें ये मालूम हो कि मिसिंग डेटा कितना है और गिवन डेटा कितना है, ठीक है। आइए वापस स्क्रीन पे आते हैं। रेंज हमें चाहिए, मिसिंग नॉन मिसिंग दोनों चाहिए, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी हमारे केस में टॉर्क की वैल्यूज जो है वो आई थिंक 68 है, ठीक है। कम्युलेटिव कैलकुलेट करना है, परसेंट कैलकुलेट करना है, कम्युलेटिव परसेंट कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल। सर जी बेटा। सर ये मिसिंग तो मतलब जो मिसिंग होता है ना, अभी नॉन मिसिंग का क्या मतलब, वो तो वैसे भी होता है वहां पे तो। हाँ, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बताया नंबर ऑफ मिसिंग, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग। नंबर ऑफ नॉन मिसिंग में टोटल 68 आ जाएगा क्योंकि मिसिंग कोई भी नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 मिसिंग होते हैं, 3 मिसिंग होते तो क्या कहते हैं आप, नंबर ऑफ मिसिंग कितना है 3, अब नॉन मिसिंग कितना बन गया 65, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए थी, वो टोटल में आएगा, दैट इज 68, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट हो गया, लगा दिया हमने ऑप्शन, लगा चेक लगा दिया, मीडियन चेक लगा दिया, थर्ड क्वार्टाइल चेक लगा दिया। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या चीज है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज फर्स्ट Q3 माइनस Q1। मॉड सम ऑफ स्क्वायर्स जरूरत नहीं है, स्क्यूनेस कल पढ़ाया था ना, स्टार्ट तो दे दिया था, वो इतने बड़े बड़े फॉर्मूला बिलाल ने कहा μ1 μ2 μ1 डैश, क्या है ये, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ किया था हाँ। मैंने लेकिन मैंने कहा था इनकम्प्लीट है, वो करवा देते हैं। अभी हमारी उससे बहस नहीं है कि μ1 क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, हमारी तो अभी ये बात हो रही है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर किस तरह उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। कर्टोसिस का टॉपिक आपने चूंकि किया नहीं है इसलिए हम इसको चेक भी नहीं लगा रहे, ठीक है। चेक स्टैटिस्टिक्स, मीन स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जैसे ट्रिम मीन है, जैसे ये MSSD है, ये 2 चीजें हमने नहीं की अभी तक, बाकी तो पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, ओके करता हूं इसको, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स हो गई। आगे हम ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ कहता है ग्राफ भी बनाना है क्या तुम्हें इस डेटा का, डिस्क्रिप्टिव तो तुमने पूरी कैलकुलेट कर ली, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से पहले एक पार्ट था ना, वो पार्ट था डेटा प्रेजेंटेशन का, तो उसमें तुम जाहिर ग्राफ बना रहे थे। ग्राफ में तुम्हारे मुख्तलिफ तरह के ग्राफ से, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, तो ये कहते हैं यहाँ क्या बनाओगे, तो हिस्टोग्राम डेटा विद नॉर्मल कर्व चाहते हो, सिर्फ हिस्टोग्राम चाहते हो। एक मैंने फ्री हैंड कर्व बनाना नहीं सिखाया था, ओवरलैप जो करता है उसके ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ डेटा विद नॉर्मल कर्व पे लगा देते हैं, ठीक है। ये भी ग्राफ भी मिल जाएगा हमें। बॉक्स प्लॉट बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा, लेकिन हम सिर्फ हिस्टोग्राम पे क्लिक कर रहे हैं, ओके हो गया। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा, सारा स्टैट्स, सारा ग्राफ, सब कुछ हमारे सामने डिस्प्ले होगा। गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
इतना टाइम लेता नहीं है, आई डोंट नो कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, फॉरेन कैलकुलेशन हो जाती है। वो डेटा बहुत बड़ा है ना सर, तो वो कैलकुलेट कर रहा है। ये कुछ, ये तो कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है जनाब, आ गया आप लोगों के सामने। आइए अब वन बाय वन देखिए। टोटल काउंट 68, नंबर ऑफ काउंट 68, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग 0, कम्युलेटिव एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 68, परसेंट 100। ये परसेंट क्या है? तो परसेंटेज ऑफ डेटा है। कम्युलेटिव परसेंटेज 100, मीन कितना आ रहा है? 21.265। उन 68 ऑब्जर्वेशन का मीन तुम कैलकुलेट करके देख लो, 21.265 आ रहा है। नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे, मैं यही बता रहा हूँ सॉफ्ट। देखिए मैं अच्छा आपसे कह दूं कि आप ना कैलकुलेट करके मुझे बताओ, टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन कर तो लोगी ना। क्यों कर लोगी? तुम्हें उसकी लॉजिक पता है ना। जब तक मैं हैंड ऑन कैलकुलेशन नहीं बताता, तुम्हें उसकी लॉजिक नहीं पता हो, तो बेकार है हमारे लिए ये काम करना। और ये जो तुम कह रहे हो ना डेटा बड़ा है, ये तो कुछ डेटा है ही नहीं। हाँ मतलब जिसने भी बोला है कि डेटा बड़ा है, ये तो कुछ ये डेटा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतने है ह्यूज डेटा को हमें अभी एनालाइज करना होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आपको कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह ये कि सारा काम तो सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा एक बार बताऊं मैं तुम्हें, ये आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन लें, ये काम आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि एडवांस कोर्सेज जितने आएंगे आपके, विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ भी परफॉर्म नहीं हो सकता। हाथ से तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के छोटे छोटे जो डेटा सेट्स हैं उन पर तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप को जहां बड़ा डेटा डील करना होगा वहां आप विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इतना मतलब समझ लें कि बहुत ही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाए इस सॉफ्टवेयर की ना, और इसकी नहीं खाली दोनों सॉफ्टवेयर की। इसके बाद मैं SPSS पे आऊंगा। ठीक है, और हम रिजल्ट वेरीफाई भी करेंगे, उससे देखेंगे कि दोनों के रिजल्ट्स में कुछ स्लाइटली डिफरेंस तो नहीं आ रहा क्या। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कैलकुलेट हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब है ये कुछ हमें जो लग रहा है ये स्क्यूनेस नजर आ रही है इसके अंदर। असल में देखो ना, ये तो इन्होंने नॉर्मल प्लॉट कर्व इन्होंने नॉर्मल प्लॉट किया है ना, ग्राफ के हिसाब से थोड़ी, इन्होंने तो वैसा बना दिया ना नॉर्मल। हाँ, परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, जबकि परफेक्ट नॉर्मल तो नहीं है, ये तो यूं जाना चाहिए, यूं ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये स्क्यू पॉजिटिव होगा, हाँ मॉडरेटली स्क्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर से हम नॉर्मल प्लॉट बनाने के वो कह क्या रहा है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर डेटा नॉर्मल होता तो ग्राफ ऐसा आता है। समझ में आ गई बात? इससे ऊपर जो डेटा जा रहा है ना, ये बिलाल ने ठीक पॉइंट कहा कि वो ये बता रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर नॉर्मल होती, कब होती? जब ये सारे हिस्टोग्राम इसके अंदर आ जाते। इस वक्त अरिबा सर देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इस वक्त। अगर नॉर्मल होती तो ये सारे हिस्टोग्राम क्या होते? इसके अंदर आ जाते। इसकी राइट टेल बड़ी होगी, राइट टेल बड़ी होने का मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। समझ में आ गई बात? अच्छा, ग्राफ पे हम जाते हैं। अच्छा, फिर इसको आप सेव कर देंगे। सेव कर देंगे मतलब इस तरह से फाइल में जाएंगे और सेव प्रोजेक्ट एज करके कर दीजिएगा। और मिसाल के तौर पर हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते और यहाँ इसका नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज बिलाल। ठीक है, ये हो गया सेव। अच्छा, अब देखिए ये ओपन हो गया, नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब मैं मिनी टैब बंद कर देता हूँ, लेट सपोज ये मैंने बंद कर दिया। ठीक, अब मैं नहीं, मैं पहले ओपन तो करके दिखा दूं।
ये रहा ना, इसको क्लिक करते हैं, देखिए ये पूरी कैलकुलेशन वही वाली खुल गई। सर हमें भी दिखा दें। ये देखिए ये दोबारा ओपन हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, प्रोजेक्ट सेव किया था ना, जो उस प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद डबल क्लिक किया तो वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में खुलेगा और पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या आप इस डेटा सेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब अब आप एनालाइज नहीं कर सकते? अच्छा अभी एक ही वेरिएबल था हमारे पास, कितने वेरिएबल थे? अगर हमारे पास 100 वेरिएबल आ जाए तब भी क्या कोई मसला है क्या? आप 10 वेरिएबल हो, 50 वेरिएबल हो, सबको एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देखना है, अभी तो हमने यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है ना, एक वेरिएबल की स्टैटिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। वहां जब हम जाएंगे तो वहां हम मोर देन वन वेरिएबल का रिलेशनशिप आपस में एनालाइज, ये अब ये आइसोलेशन की टर्म तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वेरिएबल को असल में देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, इंडिविजुअल मतलब यू आर एनालाइजिंग द वेरिएबल इन इंडिविजुअल फॉर्म, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो फिर उस पर जो टेक्निक है वो दूसरी टेक्निक से स्टैटिस्टिक्स की वो हम लगाएंगे। यार कॉमन सेंस से सोचो ना, यूनिवेरिएट डेटा की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर मैं मैन और वुमेन का एवरेज ले लूं, कोई इंटरप्रिटेशन बनेगी उसकी? नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस वक्त हम 1 by 1 वेरिएबल्स को एनालाइज करेंगे। पहला काम तो ये हो गया ना कंप्लीट। अच्छा जनाब इसको अब बंद कर देते हैं। अब हम SPSS की तरफ जाते हैं, तो पहले मैं SPSS ओपन करता हूं। अब आप अजम्पशन ये है कि आपके सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो SPSS ओपन कर दिया हमने। एहसन कमाल प्रेजेंट है? यस सर। पुलानी यस सर। हेलो। हाँ हाँ बेटा सही है। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि आप बैठे हुए हैं। सर जाग रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ हाँ बेटा कर, ओपन तो हो जाए, ओपन होगी तो स्क्रीन शेयर करूंगा। बिलाल तो तुम हो ना? हाँ सर प्रेजेंट टू से बोल दें। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए इसको। अरीबा आप उठो, आगे आओ। बातें कर रही हो मुसलसल बैठी हुई, मना कर सर रही। हम मिनी टैब में कंपैरिजन वाला डाटा करेंगे जो आप अभी पहले दिखा रहे थे, टॉर्क और उसके साथ कार्स था। हाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, दोनों डेटा सेट्स को कैलकुलेट कर ले और दोनों के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख ले। अच्छा चला सर जी। सर एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे मिनी टैब में। यार अब प्रॉब्लम तो बेटा टेक्निकल इशू है ना, मैं तो नहीं उसको रिजॉल्व कर सकता, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ लो, वो बता देगा। नहीं सर मतलब मैंने इंस्टॉल किया, वो की मांग रहे हैं लाइक। मैंने सॉफ्टवेयर के फोल्डर में की दी हुई है यार, ओके आई सी। सॉफ्टवेयर के फोल्डर में की है, अपने किसी कोलीग से डिस्कस कर लो, वो तुम्हें सॉल्व करा देगा जिसने सॉल्व की ये बनाया होगा। अच्छा देखो गौर से देखना, ये स्क्रीन शेयर की है मैंने, IBM SPSS स्टार्ट हो गया, ठीक है।
IBM SPSS स्टार्ट हो गया। यहाँ कहते हैं कि दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, न्यू फाइल्स, न्यू डेटाबेस क्वेरी, ओपन अनदर फाइल, रीसेंट फाइल्स। मतलब तुमने वर्किंग कर रहे हो IBM पे SPSS पे, और होता है ना कि बहुत सी रीसेंट फाइल्स होती हैं, तो उन रीसेंट फाइल में से कोई अगर फाइल है तो उसको ओपन कर लो। तो हम एक काम ये करते हैं कि फिलहाल जो है ना न्यू डेटा सेट ले लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, आपके सामने होगा, ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ओपन हो जाने के बाद हम दो चीजें देखते हैं। ग्रिड वैसे ही आ रही है जैसी मिनी टैब में आ रही थी। ठीक है, ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है मेन्यू के अंदर ही ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। आपने देखा कि मिनी टैब में सिंपल हम स्टैट्स पे गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे गए और जाके उसको सेलेक्ट किया। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर जितने भी मेजर्स हमें चाहिए थे, रिजल्ट आ गया समराइज फॉर्म में। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ पहले तो हम डेटा कॉपी करके लेकर आते हैं। ये डेटा मैं लेकर आया, ये डेटा मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका ये डेटा व्यू है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये क्या है, डेटा व्यू है। एक इसका वेरिएबल व्यू होता है, वेरिएबल का नेम हम टॉर्क रख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल व्यू में टॉर्क, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ना कि किस वेरिएबल को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो डेटा व्यू में गए, हमने इस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, टॉर्क। ये बिल्कुल उसी तरह से सामने डिस्प्ले हो रहा है जिस तरह मिनी टैब के अंदर डिस्प्ले हो रहा था, ऐसा ही है ना। आपने कोई फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं, दो चीजें हैं यहाँ पर, सिंपल एक टैब को याद रखना है, एनालाइज ग्राफ्स। मिनी टैब में भी ये आ रहा था ना, डिस्क्रिप्ट बेसिक स्टैट्स और ग्राफ्स अलग अलग मेन्यू आ रहे थे। यहाँ पर भी क्या है, एनालाइज ग्राफ्स अलग अलग है जो हमें देखना है। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन व्यू ये वो सब छोड़ दें, आपके किसी काम के फिलहाल नहीं है। एनालाइज पे गए, एनालाइज पे जाने के बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे गए, तकरीबन वही ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए ये कह रहा है फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव। फ्रीक्वेंसीज देखनी है तो उसके लिए तुम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव देखने तो ये कर सकते हो। तुम दोनों नहीं करोगे, तुम सिंपल कहोगे एक्सप्लोर, तीसरा ऑप्शन क्लिक करोगे एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर पे क्लिक किया, ये आ गया। तकरीबन वैसे ही आपके सामने पेन आ रहा है। टॉर्क पहला वेरिएबल, नहीं डबल क्लिक नहीं करेंगे, ये राइट एरो नजर आ रहा है, राइट एरो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, बस ये हो गया। अब ये एक चीज कह रहा है, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या बोथ का चाहिए, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स चाहिए या सिर्फ प्लॉट्स चाहिए? हाँ, प्लॉट्स का मतलब ग्राफ है, तो तुमने कहा बोथ, दोनों चाहिए। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। क्लिक किया हमने तो कह रहा है डिस्क्रिप्टिव्स में सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक मजीद ऑप्शन भी है, वहां परसेंटाइल का ऑप्शन नहीं था, तुमने देखा ना मिनी टैब के, यहाँ परसेंटाइल नहीं, ये कुछ और है, ये ऑप्शनल है, ये छोड़ दो। 95%, हाँ ये कुछ और चीज है कि यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल कहता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा चेक करो और ये बताओ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है। अब वो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल कोरिलेशन और रिग्रेशन में पढ़ाऊंगा, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ओवरलुक कर दो। अच्छा, एम एस्टिमेटर्स इसको भी छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। आउटलायर्स पढ़ाया था, यहाँ पर आउटलायर्स भी आ रहा है और यहाँ परसेंटाइल्स भी आ रहा है। ठीक है,
ये 2 मेजर्स और मिल गए हमें एज कंपेयर टू मिनी टैब। ठीक है, आता है लेकिन उस सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन वहां नहीं था अवेलेबल, क्योंकि नॉर्मली हम परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं करते, वहां डिसाइल नहीं था। यहाँ डिसाइल यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, डिसाइल यहाँ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन है कि तुम डिसाइल भी कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटाइल भी। वहां पर दूसरी जगहों पे जाके वो जो इतने बड़े मेन्यूज हैं, इतने ऑप्शन हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसाइल और कहीं ना कहीं परसेंटाइल भी मौजूद है। यहाँ पर इन्होंने परसेंटाइल दे दिया। ठीक है, कंटिन्यू हो गया बस। ओके, ग्राफ तो बहुत आ रहे हैं ना, वो बताएगा कि एप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा होगा उसके ऊपर। खुद ही डिसाइड करेगा, डेटा देख के खुद डिसाइड करेगा। तुम भी तो डेटा देख के खुद डिसाइड करते हो ना कि तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना है, कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है, मल्टीपल बार चार्ट, ये डेटा देख के तुम डिसाइड करते हो ना। तो वो भी सॉफ्टवेयर में खुद डेटा देख के डिसाइड करेगा कि विच ग्राफ इज एन एप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर दिस डेटा सेट। ठीक है, आइए ओके। ये स्क्रीन शेयर है ना, ये देखिए, मेरा ख्याल है तकरीबन वैसी चीजें आ रही हैं। नंबर ऑफ वैलिड, मिसिंग, टोटल वैसे आ रहा है ना। हाँ, एन मिसिंग, नॉन मिसिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए इसके ऊपर मीन। वहां पर भी 21 पॉइंट समथिंग यही आ रहा था। नहीं, चेंज हो भी नहीं सकता ना, सॉफ्टवेयर ही तो कैलकुलेट कर रहा है दोनों चीजों को। मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, तकरीबन सारे वही हैं, तकरीबन वही है। ठीक है, देखिए मीन और ट्रिम्ड मीन के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। 21.2647 मीन है और 20.94 ओके। अच्छा जनाब, परसेंटाइल्स इन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको, परसेंटाइल्स कौन कौन से होंगे। तो अब 100 परसेंटाइल कैलकुलेट करते तो वो, हाँ, तो इन्होंने 5, 10, 15, 5, 10, 25, 50 इस तरह से कैलकुलेट करके आपको ब्रेक दे के बता दिया। ठीक है, अच्छा एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ एक और चीज बता रहे हैं, ये देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं। 22 पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू थी वो सबसे हाईएस्ट थी 37। पता चल रहा है आपको, एक्सट्रीम वैल्यू पूरे डेटा के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो किस पोजीशन पर उन्होंने बता दिया। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू 2005 में सबसे मैक्सिमम है, तो वो चेक करके फौरन बता देगा कि रेवेन्यू यहाँ मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है ये बता दिया। टॉर्क, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, देख लेते हैं प्लॉट को। और इसने कहा कि हिस्टोग्राम से ज्यादा एप्रोप्रिएट प्लॉट कौन सा है इस वक्त, स्टेम एंड लीफ, ये होता है ना। सर ऊपर परसेंटाइल वाला ग्राफ दिखाएंगे दोबारा, टेबल सॉरी। सर इसमें वैल्यूज बता दें, ये नीचे और ऊपर जो सेम आ रही हैं थोड़ा सा इसमें। परसेंटाइल में ये आप ये कह रहे हैं? यस सर। यार ये ट्यूकीज हिंजेस की वैल्यू है, ये हमने पढ़ा नहीं है क्या? ये फिर मुझे पहले इसकी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी पूरी ना। हम तो सिर्फ वेटेड एवरेज देख लेते हैं। वेटेड एवरेज ये आ रहा है, वेटेड एवरेज का टॉपिक तो मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को, तो बस वेटेड एवरेज देख लें कि इसके अंदर ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये बॉक्स प्लॉट है, ओ सॉरी स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, और स्टेम एंड लीफ के अंदर उन्होंने ये बताया है कि वो इस तरह होता है ना कि हम ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज जो है ना वो 15 से लेके 25 के अंदर लाया कर रही है इस बॉक्स के अंदर। तो ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट हमने मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये है मिनी टैब के अंदर हमने जो हिस्टोग्राम बनाया था ना वो एप्रोप्रिएट नहीं था, वो तो हमने खुद अपनी तरफ से ऑप्शन बना के क्लिक कर दिया था ना। वो कह रहा है जो
एप्रोप्रिएट ग्राफ होना चाहिए। वो ये इसलिए कि इस डेटा की फ्रीक्वेंसी इस तरह की है कि ज्यादातर वैल्यू 15 से 25 के दरमियान ला। प्रेजेंटेशन तो ठीक थी, लेकिन सर तुम पाई चार्ट भी बना दोगे वो भी बन जाएगा। सर जी बेटा। सर अगर हमें चाहिए हिस्टोग्राम स्पेसिफिकली तो फिर तो ये अपनी मर्जी करता है। देख रहे हो, नजर आ रहा है बेटा? अभी मर्जी नहीं कर रहा, ये देखो हिस्टोग्राम पे आ गया। सही है सर, सही है। आ गया। यस सर। आ गया। समझ में आ रही? बिल्कुल। हाँ जाहिर है सही। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, दोनों देख लिया आपने? रैंडम में पूछता हूँ, कौन सा ज्यादा वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है। सर अब ये क्या कहते हैं, बस ये दोनों सॉफ्टवेयर आ गए ना आप लोगों को, दोनों में से जो चाहो यूज कर। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मिनी टैब के अंदर ऑप्शंस भी ज्यादा है और मिनी टैब यूजर फ्रेंडली है, इजी टू यूज। मैंने खुद भी मिनी टैब में काम किया है। ठीक है। अच्छा, अब इससे बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, पूरा मैथमेटिकल पैकेज है। ठीक है, हार्ड कोर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए हम वो यूज करते हैं मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। लेकिन आप चूंकि नहीं एसीएफ के स्टूडेंट ना ज्यादातर हैं। हाँ नहीं देखिए, जब भी मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का एक दफा एक मेरा दोस्त डेटा लेकर आया, वो फाइनेंस का, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ऑलमोस्ट सारे डेटा सेट अवेलेबल है। उसने ये कहा कि मेरा ये पीएचडी प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुझे ये भी मालूम है मुझे करना क्या है, मुझे लिखना भी आता है, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर सकता हूँ, लेकिन डेटा इतना ह्यूज है मैं उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहा। यानी मोर देन मिलियन जो पॉइंट्स थे उनका डेटा सेट था। अब मोर देन मिलियन डेटा पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ लिखना भी शुरू करूं, बोर्ड पे तो गार्बेज होगा, लेकिन लिख फिर भी नहीं पाऊंगा, बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। बोर्ड क्या, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मिलियन वैल्यूज को कैसे आप हैंडल करेंगे। एक फोन में सर, तो हमारे ये ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं एक बात कि मैटलैब एक बहुत, हाँ, तो वो उसने मुझे दिया, मैंने कहा चाय पिलाओ, चाय पिलाई उसने, चाय पिलाने के दौरान मैंने वो डेटा एनालाइज कर दिया। और यकीन कीजिए उसका पीएचडी का थीसिस उसने विद इन 2 months कंप्लीट कर दिया। जिस काम में वो पिछले 4 महीने से अटका हुआ था, वो काम उसका नहीं हो पा रहा था, और पीएचडी का थीसिस था बहुत बड़ा, मतलब डॉक्टरेट लेवल पर। तो डेटा एनालाइजेशन या डेटा एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट काम है कि दुनिया की हर चीज असल में बेस अब इसी के ऊपर कर रही है। हर चीज, चाहे हम रिसोर्सेज डिफाइन कर रहे हो, चाहे हम किसी चीज की पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा एनालिसिस। तो आप जिस लेवल पर हैं और जिस लेवल का काम आपको करना है, उस लेवल के काम पर हम मिनीटैब और एसपीएसएस आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये करते हैं। लेकिन कभी आपको बहुत ह्यूज डेटा को हैंडल करना पड़ गया
तो फिर उस सूरत में आप मैटलैब या पाइथन सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। मैं आपको मैटलैब रिकमेंड करूंगा, ठीक है जी। मैं हम तो आपके पास आएंगे सर। आप अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लें कि आपको इंशाल्लाह कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमारा बुनियादी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। यही है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इतना अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दे कि आप को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आप यकीन करें कि इस सेमेस्टर में मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ या पिछले 2 सेमेस्टर से, इससे पहले मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी। मेरे स्टूडेंट्स एहतराम बहुत करते थे, इज्जत बहुत करते थे, लेकिन डरते बहुत ज्यादा थे। इसकी वजह ये थी कि मैं क्लास में बिल्कुल एक ड्राई तरीके से या एक बस सिर्फ फोकस करता था लेक्चर पे। आज भी फोकस करता तो लेक्चर पे। आपने देखा रेलेवेंट बात कोई नहीं करता, कोशिश यही होती है सिर्फ लेक्चर के अराउंड हम रिवॉल्व करें। लेकिन बहरहाल अब चीजें उस तरह से मैंने करना छोड़ दी। शायद कोविड की बाद मुझे अंदाजा हुआ कि आदमी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो है फ्यूचर में एहसास आ जाता है कि यार अब बच्चों को थोड़ी गर्मी क्या है पढ़ाई की बात करते हैं सर, वेटेड एवरेज एक बार वापस से थोड़ा किया था। W1 वो जो वेटेड एवरेज होता है ना, मैंने बताया था कि वेटेड एवरेज में हम फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो वो वेटेड एवरेज कैलकुलेट होता है। ये मैंने तुम्हें हैंडआउट जो अपलोड किया हुआ उसके अंदर भी वेटेड एवरेज का टॉपिक दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जनाब, ये दोनों हो गए। अच्छा, अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं जरा तेजी से अब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये तो वो था ना कि हमने छोटे छोटे डेटा सेट्स लिए और उसको एनालाइज कर लिया। अब मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें जो प्रैक्टिकल नेचर का है, ठीक है। हम इसको बंद करते मिनी टैब भी बंद है हमारे पास, ठीक है। अब गौर से देखें, यहाँ एक वेबसाइट लिखेंगे हम bom.gov.au। BOM शॉर्ट फॉर्म है ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की, गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंटर। वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। आप कभी अपना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ओपन करके देखिएगा और कभी ये करके देखिएगा, पूरी दुनिया है। 1980 में चल रहा है हमारा स्पार्को। 1980 में भी चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात थी। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एनीवेज, इस वक्त क्रिटिसिज्म मसला नहीं है। यहाँ देखते हैं इसके ऑप्शंस, अगर एक्सप्लोर करने बैठ गए तो 1 साल भी कम है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है, ठीक है। कैसे करनी है गौर से देखिएगा। डेटा सेट्स को हम एनालाइज कैसे करते हैं। इनिशियली तुम्हारा काम क्या होता है भाई, तुम्हारा बेसिक स्टफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है, डेटा ही अगर नहीं है या सही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसमें एक पहला ऑप्शन समझो क्या है। मैं यहां जाऊंगा, क्लाइमेट डेटा ऑनलाइन। आप सब देख रहे हैं ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे? जी सर। हाँ, ये ऑप्शन देखिएगा, क्लाइमेट डेटा ऑनलाइन, ठीक है। क्लिक कर देते हैं इस पर। स्क्रीन शेयर है, नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि यहां से सेलेक्ट करो, ऑप्शन समझना दोबारा। सिलेक्ट करो, ये ड्रॉप बॉक्स है, क्लिक करता हूं। वेदर एंड क्लाइमेट का डेटा, रेनफॉल का डेटा, टेम्परेचर का डेटा, सोलर एक्सपोजर का डेटा। हमने कहा टेम्परेचर चले, सिलेक्ट कर लेते। आगे ऑप्शन दे रहा है, क्या डेली बेसिस का चाहिए, क्या मंथली बेसिस का चाहिए। मंथली में बेसिकली एवरेज हुआ होगा डेली का एवरेज निकाल के उन्होंने खुद ही मंथली कैलकुलेट कर दिया। इतनी बड़ी वेबसाइट है और यहाँ इतना डेटा अवेलेबल है कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को और वेदर को यहाँ बैठ के एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर हमारा काम सिर्फ एक नेचर हम देख लेते हैं कि क्या है। तो मैंने मंथली पे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि डेली बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, बहुत बड़ा डेटा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा, अभी बता रहे ना, आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ठीक है। अच्छा,
ये तो तुमने उसकी टाइप सेलेक्ट कर ली कि हम वी आर गोइंग टू एनालाइज द टेम्परेचर डेटा ऑन मंथली बेसिस। अब इसके अंदर एक ड्रॉप बॉक्स और नजर आ रहा है, इसको भी देखो गौर से। कहता है मीन मैक्सिमम टेम्परेचर। ये होता है ना, दोपहर में गर्मी ज्यादा होगी, रात में चेंज होगा। तो कहता है एक मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है, एक मीन मिनिमम टेम्परेचर है, एक हाईएस्ट टेम्परेचर है, एक लोएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? क्लासेस बना दी इसने। अब इसने क्लासेस किसकी बुनियाद पे बनाई होंगी याद है तुम्हें? एक कंडीशन मैंने उस दिन पढ़ाई थी ना कि हम अगर कैटेगरीज बनाते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है। उस दिन बताया था बहुत डिटेल में। अब जेड स्कोर यार याद आ रहा है? याद आ रहा है? जेड स्कोर की बुनियाद पर हम क्लासेस बनाते हैं ना, कैटेगरी, कि ये बिलो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये अबव नॉर्मल है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। तो इस तरह तो हम मिनिमम मीन मैक्सिमम टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहां कह रहा है सेलेक्ट अ वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन क्या चीज होती है वो समझ लो पहले। असल में देखो, क्लाइमेट पढ़ाना मकसद नहीं है हमारा, तो मकसद डेटा को एनालाइज करना है ना। पूरे ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 1 लाख स्टेशन बनाए हुए उन्होंने, मोर देन 1 लाख स्टेशन है। ठीक है, हर स्टेशन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ एंटर कर देंगे तो वो उस स्टेशन का डेटा लेकर आ जाएगा। स्टेशन क्या चीज है, आप कुछ ना करें, आईबीए के अंदर एक छोटा सा टेम्परेचर डिवाइस लगा दें, वो नोट होता रहेगा और उसको आप रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहे, तो वो स्टेशन बन गया। एक ये वाली सामने वाली बिल्डिंग में एक लगा दिया आपने, उससे मेजर होता रहेगा, वो एक अनदर स्टेशन बन गया। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतने, पाकिस्तान में जैसे कराची की बात करूं कितने स्टेशन है मालूम है? टोटल 3 स्टेशन, टोटल 3 स्टेशन। एक ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है पाकिस्तान? नहीं, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन वाइज तो कुछ भी नहीं है, 26 लाख की पॉपुलेशन है। 20 लाख की सर, वो गार्डन और सदर के इलाके में। हाँ ना, तो ये तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन एरिया वाइज मैं समझा था आपने कहा है, एरिया वाइज पाकिस्तान से बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नहीं बहुत बड़ा है, तुम देख लेना ना निकाल के, वर्ल्ड मैप पे निकाल के देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एनीवेज, तो एंटर लोकेशन, वो कहते हैं लोकेशन कौन सी चाहिए, दोनों ऑप्शन है यहाँ। वो कहते हैं तुम सिटीज या स्टेट्स के नाम डाल के भी सेलेक्ट कर सकते हो और स्टेशन नंबर। है हमें स्टेशन नंबर तो नहीं मालूम, याद भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक बड़ा ही फेमस सिटी है मेलबर्न, मेलबर्न का डाल देते हैं, या पर्थ, बहुत मशहूर है, कुछ भी डाल दें, पर्थ डाल दें, मेलबर्न डाल दें, सिडनी डाल दें, कैनबरा डाल दें, व्हाटएवर। ठीक है, फाइंड किया हमने, आ गया। ठीक है, अब पर्थ तो बहुत बड़ा शहर है ना, पर्थ के अंदर देखिए स्टेशंस कितने हैं, गौर से देखिएगा। पर्थ 33.48 ये लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट है। किस लोकेशन पर? लैटिट्यूड, आपको तो मालूम होगा ना लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड बेसिकली वो इमेजिनरी लाइंस होती है ग्लोब के ऊपर जो पोजीशन बताती है कि किस पोजीशन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पोजीशन। अब देखिए इसमें आपको एक डिसीजन लेना है, गौर से देखिए डिसीजन क्या लेना है। मैं पहले वाला क्लिक करता हूं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन नजर आ रही है, सवाल तो नहीं है कोई? नो सर, कोई नहीं सर। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? जी सर। जी सर जी। पहला वाला देखो सेलेक्ट करूंगा मैं, पहले वाले के सब स्टेशन खुलने शुरू हो गए, पहले वाले के भी सब स्टेशन। ये तो एक पोजीशन है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये पहला वाला क्लिक किया, ये सदर की पोजीशन है, वो बता रहा है सदर के अंदर कितने सब स्टेशन होंगे, वो ये आ गए। ठीक है, अब एक आखिरी काम तुम्हें करना है, गौर से देखना। पहला वाला स्टेशन लेते हैं, लेट सपोज मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल क्लिक करूंगा। ये देखो नीचे एक बार नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, जिसमें अब वो शेड आ गया। इसमें तुम देखो 1950s और 60s का नहीं है, मिसिंग है। आई बात समझ में? स्टेशन ने उस दिन रीडिंग नहीं की, टेम्परेचर मतलब, हाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा उस दौरान। ठीक है जनाब, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सुनो,
यहां तुम ये डिसीजन लेते हो कि तुम्हें इसी स्टेशन का एनालाइज करना है। एक आदमी का नहीं भाई इसी स्टेशन का एनालाइज करो, तो फिर तुम ये कहोगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो ये कि हम 1960 के बाद का डेटा ले लें और वहां से ऑनवर्ड, क्योंकि कोई मिसिंग नजर नहीं आ रहा वहां से ऑनवर्ड। नहीं एन मिसिंग नहीं करेंगे हम कहते हैं हमारी जो टेम्पोरल डोमेन है ना, हमारी जो टेम्पोरल डोमेन है वो टेम्पोरल डोमेन है ही 1960 से 2020 तक की, हम उससे पहले वाले को एनालाइज नहीं कर रहे। एक आदमी ये कह सकता है, एक और स्टूडेंट ये कहता है कि सर जो डेटा मिसिंग है उस डेटा को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन। लेकिन समटाइम इंटरपोलेशन, एक तो ये कि डेटा सेट काफी ज्यादा मिसिंग है, कई ईयर्स का डेटा मिसिंग है, ठीक है, और इंटरपोलेशन जाहिर है वो एक्यूरेसी लेवल तो अचीव नहीं कर सकती, तो इसलिए दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन समझ लें आपने कहा नहीं इंटरपोलेशन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट, ठीक है। दूसरा ये कि मैं टाइम डोमेन कम कर देता हूं, टाइम को शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो टाइम शॉर्ट करने का मतलब 1960 से कर सकता हूं, लेकिन यार क्या जरूरत है, दूसरा वाला स्टेशन देख लो, दूसरा स्टेशन देखते हैं, इसका डेटा बहुत कम लेंथ का है, ठीक है। हाँ ये नया डिप्लॉय हुआ होगा, यानी ये स्टेशन का सेटअप नया होगा। एक और देखते हैं, इसमें सिर्फ शुरू का रिकॉर्ड में मॉनिटर हुआ था, फिर उन्होंने खत्म कर दिया होगा उस स्टेशन को, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टूटा हुआ है। अच्छा नहीं अब देखते हैं ना, हम ऊपर से एक और सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरा स्टेशन, इसके सब स्टेशन आए, बहुत थोड़ा सा डेटा है, चलो अब ये वाला डेटा ले लेते हैं, सही है, और ये डिसाइड करते हैं कि यार इस डेटा की लेंथ हम रखेंगे टू 1998 या जहां से भी आ रहा है, क्योंकि उसके बाद वो कंटिन्यूस है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं एक बात और, इसमें तुम्हें 1900 से डेटा मिलेगा, तुम एनालाइज कर लो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जहां कंप्लीट डेटा होगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें और भी इससे रिलेटेड ये चीज बताऊंगा। अब ये तो हो गया कंप्लीट ना, यहां नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है गेट डेटा का, गेट डेटा क्लिक कर दो, इसके ऊपर कर दिया। ये कहता है ऑल एयर्स ऑफ डेटा, ये यहां दिखा रहा है, ये 1986 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 1986 का जनवरी मिसिंग है, फरवरी मिसिंग है, मार्च मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद से ये कंटिन्यूस डेटा है, बीच में कोई मिसिंग नजर आ रहा है? नहीं, कोई मिसिंग नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मिसिंग नजर नहीं आ रहा। 2020 के 4 महीनों का नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तो होना ही नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। सितंबर का भी गिवन नहीं है, वो आ जाएगा उसके अंदर जब पूरा हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इस डेटा को, ये डेटा आ गया आपके सामने, आप इसको एनालाइज करके इसका सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसका ग्राफ, एवरीथिंग यू कैन एनालाइज द होल डेटा। लेकिन क्या इस फॉर्म में डेटा को एनालाइज करूंगा? ये तो वेबसाइट पर है, यहाँ एक ऑप्शन दिया उन्होंने ऑल ईयर्स ऑफ डेटा, क्लिक करो, इसको डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया। किस फॉर्म में डाउनलोड हुआ होगा? एक्सेल फॉर्म में। एक्सेल फॉर्म से उठा के इसको मिनी टैब में या एसपीएसएस में ले जाऊंगा और वहां जाके इसको एनालाइज कर लूंगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह रियल टाइम डेटा को हम पहले तो डेटा कलेक्शन करते हैं ना, ये डेटा कलेक्शन हो रही है, और डेटा कलेक्शन के बाद हम इसको एनालाइज करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। तो वो आप दोनों में से किसी से भी एनालाइज कर सकते हैं, एसपीएसएस से भी और उससे भी। मैं ये डेटा दिखाना चाहता हूं आप लोगों को जो डाउनलोड हुआ है। हाँ ये मिनी टैब में पता नहीं क्यों खुल रहा है। हाँ मेरा ख्याल है ऐसा ही।
तो इसको शेयर करा लेते हैं स्क्रीन। ठीक है जनाब, ये स्क्रीन शेयर हो गई। इसमें अगर आप देखना नहीं चाहें हुई सर, हैं, अभी तो की है। अब हो गई है, अब हो गई। अच्छा जनाब, ये प्रोडक्ट कोड है, ये स्टेशन नंबर है, ये एयर है। हमें इन दो कॉलम्स की कोई जरूरत नहीं है, ये जो दो कॉलम है ना इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा 1986 देखो मिसिंग नजर आ रहा है तुम्हें, क्या वजह है? देखो फरवरी जनवरी मार्च का तो मिसिंग है, उसकी वजह से जो एनुअल का एवरेज निकाला है ना इन्होंने वो भी मिसिंग है, क्योंकि जाहिर है वो नहीं आ सकता ना जब तीन वैल्यूज मिसिंग है। तो इस 1986 को भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो ये कहां तक जा रहा है? 1986 से 2020। 2020 में भी तीन वैल्यूज मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो अब आपकी जो टेम्पोरल डोमेन बनी, टेम्पोरल डोमेन का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका बना 1987 से 2019 तक। इस डेटा को आपको एनालाइज करना है, सही है। तो आपने ये कहा कि यार इसका ग्राफ या इसका अगर मैं ग्राफ पे जाऊं और इसका मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूं तो मेरे पास वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं? लेट सपोज विद फिट कहता है, ये क्या है? मैंने क्या जनवरी फरवरी मार्च उड़ा दिए हैं क्या? कहाँ है जनवरी? कहाँ है? वो C3T को लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए वो वाला नहीं आता। ये जो पहले तीन है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। स्टैट्स पे गए, ग्राफ पे गए, हिस्टोग्राम पे गए, ये पूरे डेटा को शो नहीं कर रहा। अच्छा एक मिनट, इसको देख लेते हैं, कोई टेक्निकल जो भी मामला है। अप्रैल के डेटा को उठा लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। और ये हिस्टोग्राम बना दिया इसने अप्रैल का। तो अप्रैल के अंदर मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया है वो 19.2 तक गया है। ठीक है, ये सारे फ्रीक्वेंसी बता रहे थे 19.2 सबसे ज्यादा दफा गया है। हाँ 19.2 8 टाइम्स गया है ना, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो ये डेटा इस तरह से आ रहा है, लेकिन अभी मैं देखना चाह रहा हूँ वहाँ वेरिएबल्स क्यों नहीं आ रहे। पूरे वेरिएबल्स आने चाहिए पूरे ना। ठीक है, आप एक्सेल में ले आके कॉपी पेस्ट कीजिएगा एक दफा, तो उससे देखिएगा कि क्या है। ठीक है, इस तरह हम वन बाय वन इनको एनालाइज कर सकते हैं। अभी भी मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसकी वजह है नहीं आज तो खैर मैं ऑफ एंड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी एक सेगमेंट बाकी है, उस सेगमेंट को मैं क्योंकि हमें डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है ना, मुझे प्रोसेसिंग सिखानी है एक दफा ना रियल टाइम डेटा के ऊपर, तो वो मैं प्रोसेसिंग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखा के, हाँ तुम लोगों को ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा दूंगा। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में रेवेन्यू नहीं, तुम्हारे अपनी फील्ड से रिलेटेड हो स्टॉक मार्केट का है, स्टॉक पे सट्टा कैसे? तो ये देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में लैब ही करने वाले थे। फिलहाल हम स्क्यूनेस और कटॉसिस कंप्लीट करेंगे और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मुझे इस पर देनी है वो देंगे, और फिर इंशाल्लाह लजीज हम लैब सेशन रखेंगे। ठीक है, ओके जनाब। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सवाल पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। इज एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है सर, सारा क्लियर है सर। ठीक है, अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके ठीक है सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। गुड बाय सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।